Welcome back to all the viewers. Today we will discuss about the features of economic policy pursued under प्लानिंग टिल 1991। यानी 1991 तक जो भी फीचर्स हमारे थे इकोनॉमिक पॉलिसी के, क्या क्या फीचर्स थे, कैसी पॉलिसी उस टाइम बनाई जाती थी, ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। यानी उसी के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेगा कि कैसे फीचर्स थे, कैसे प्लानिंग की जाती थी, क्या चीज़ें थी, उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाएगा। सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं पहला फीचर हमारा क्या है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर जो हमारे पास है वो ये है कि उस टाइम हमारे पास क्या था कि हम हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। पहला ये है हमारा फीचर, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि हम उस टाइम पब्लिक सेक्टर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ करते थे। और इसका सीधा सीधा प्रमाण ये है कि पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज़ थी, यानी जो सरकारी इंडस्ट्रीज़ थी, जो पब्लिक सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज़ थी, वो लगभग उस टाइम हमारे पास 17 थी। और उसके अलावा जो प्राइवेट वाला था, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हमारे पास थी वो थी 12। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था इन कंपैरिजन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यानी लगभग 5 इंडस्ट्रीज़ में जो है वो लोग नहीं थे। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ मिक्स इकोनॉमी, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, जहाँ पे दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक मिल के जो है जब इकोनॉमी को चलाती है उसको मिक्स इकोनॉमी सिस्टम कहते हैं। तो उसे इंडिया ने अडॉप्ट किया था उस टाइम। तो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ का रेगुलेशन था वो हमारे पास उस समय चलता था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लिख सकते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस टाइम बनाई गई थी 1956 में, और वही रेगुलेट करती थी इंडस्ट्रीज़ को उस टाइम। यानी पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज जो था वो रेगुलेट किया जाता था 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो बनाई गई थी उसके द्वारा। तो इट वॉज रियलाइज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू अ कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। यानी ये ऐसा माना गया था कि हमारे पास जो भी हमारा पब्लिक सेक्टर अगर इंक्रीज़ कर सकता है तो वो केवल इंक्रीज़ कर सकता है अगर हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ हो सकता है ओनली इफ़ देयर इज़ पब्लिक सेक्टर मोर इन द इकोनॉमी रेदर दैन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो ये एक मिथ ही था, एक मतलब एक बिलीव था उस टाइम का कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देंगे तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, और है भी, इकोनॉमी में ग्रोथ होता भी है पब्लिक सेक्टर के वजह से। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, जहाँ पे था कि हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। यानी पब्लिक सेक्टर पर कुछ ज़्यादा ही 1991 तक हमको कुछ ज़्यादा ही भरोसा था, क्योंकि 1947 में आफ्टर ब्रिटिशर्स हैव गॉन तो लगभग हमारे पास सब कुछ चीज़ें जो है ख़त्म हो गई थी। वो हम लोग इससे पहले पढ़ ही चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या क्या थी। तो उस टाइम सारा कुछ हमारा डिस्टर्ब था। इस वजह से वी हैव प्लान दैट वी विल पुट फॉरवर्ड द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रादर देन पुटिंग फॉरवर्ड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे यहाँ पे, पॉइंट नंबर 2 हम देख लेते हैं, दैट इज़ रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यानी दूसरा हमारा पॉइंट हो गया कि हमने क्या किया था, हमने जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसका डेवलपमेंट बहुत ही रेगुलेटेड वे में किया था। रेगुलेटेड वे का मतलब ये होता है कि हम उनके डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे थे। हमारा मेन फोकस हुआ करता था केवल और केवल पब्लिक सेक्टर। जस्ट अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है, इसके बारे में ऊपर देखा ही है, तो इस वजह से उसमें डेवलपमेंट का फेज़ बड़ा सा बेकार था। अब ये कैसे रेगुलेट करते थे, तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो पहले बनाई जाती थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ प्रायर टू 1991, वहाँ पे हमारे पास एक पॉलिसी हुआ करती थी इंडस्ट्रियल, उसको लिख देता हूँ मैं, एक पॉलिसी थी हमारे पास इंडस्ट्रियल, इसमें ब्रैकेट में हो जाएगा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948। ये पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें जो इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट जो है पास किया गया था, जिससे कि क्या था, जो नई इंडस्ट्रीज़ थी, जो आपके पास जो न्यू इंडस्ट्रीज़ थी,
न्यू इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी सारा लाइसेंस प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। लाइसेंस प्रोसीजर जो था वो बहुत ज़्यादा था, हाई था, लाइसेंस प्रोसीजर बहुत ज़्यादा था, और उसके बिना ये फॉर्म ही नहीं कर सकते थे। यानी पूरा लाइसेंस प्रोसीजर ये पास करके आए, उसके बाद ही फिर इनको फॉर्मेशन दिया जाता था पूरा, और उसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन तभी हो पाता था। उसके अलावा फिर हमारे पास MRTP एक्ट था। MRTP एक्ट, MRTP का मतलब होता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस करके एक एक्ट उस समय हुआ करता था। तो ये भी पास किया गया था 1969 में, मतलब उसी के नियर अबाउट ही पास किया गया था। इसमें क्या था, इसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे। यानी ये बनाया गया था, ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी इंडस्ट्रीज़ के एक्सपेंशन में जो है इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से, इसमें प्रिंसिपल आइडिया था कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर प्राइवेट इंटरप्राइजेस का ना हो। इनका प्रिंसिपल आइडिया ये था कि नो कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ये इसमें मेन मोटो था। तो ये हमारे पास ये दो हो गए। रेगुलेटेड डेवलपमेंट में क्या क्या हो गया, पहला तो हो गया हमारे पास फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हो गया कि हमने क्या कर दिया, हमने रेगुलेटेड डेवलपमेंट कर लिया। रेगुलेटेड डेवलपमेंट कैसे कर लिया, रेगुलेटेड डेवलपमेंट हमने किया पहले तो IPR इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1948 में पास करे, जिससे कि लाइसेंस प्रोसीजर बढ़ा दिए गए। और दूसरा हमने देखा कि हमने MRTP एक्ट जो है वो किया 1969 में, जिसने एक्सपेंशन और कंसंट्रेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर पर रोक लगाया। थर्ड हमारा जो है, तो थर्ड हमारे पास है वो थर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा जो हमारे पास है वो हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल, प्रोटेक्शन ऑफ SSI लिख देता हूँ मैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री LSI। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे हमने हम हमेशा से जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते थे जो MRTP एक्ट बनाए थे, MRTP एक्ट के थ्रू। और हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा हमको मिले हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, जिससे कि इनके बढ़ावे के लिए हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है बनाना शुरू कर दिया था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर डेवलप्ड, ठीक है, ताकि इनको जो है एक्सक्लूसिवली जो है इनके लिए ध्यान दिया जाए, टू केटर द नीड्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। और कई सारे बोर्ड्स भी बनाए गए थे, जैसे कि एक था आपका उस टाइम हैंडलूम बोर्ड करके बनाया गया था, या एक था आपका सिल्क बोर्ड। ये सब जनरली बनाए गए थे कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको प्रमोट किया जा सके, यानी प्रमोट करने के लिए इनका मेन काम होता था कि प्रमोट किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम देख लेते हैं वो था आपका, हम लोग फिर इंडस्ट्रीज़ का पैटर्न बदल दिए, यानी हमने डेवलप करना चालू किया, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देने लगे जिससे कि हमारे इकोनॉमी को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था या बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो थी। जैसे जस्ट लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे इंडस्ट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल में हमारे पास लाइक इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन हो गया एक तरीके से, फिर आपका इंजीनियरिंग गुड्स हो गया एक्सेट्रा। ये सब कुछ इंडस्ट्रीज़ थे जिनको, आयरन स्टील तो हमारे पास था ही, टाटा आयरन स्टील मिल हमने पहले ही पढ़ा है कि दैट वाज वन ऑफ द इंडस्ट्रीज विच वॉज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऑल्सो। बट हमारा यहाँ पे मेन इम्पैक्ट हम डालने लगे कि हम जो है ऐसे इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट हम पांचवा पॉइंट हमारा जो है उसको देख लेते हैं,
फिफ्थ हमने क्या किया, थ्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, यानी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से कहा जाए तो बढ़ावा दिया गया कि सेविंग इन्वेस्टमेंट बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ावा कैसे दिया गया, तो थ्रू हाई इंटरेस्ट रेट से, यानी इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया गया, लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा तो लोग ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने लगे अपना उठा के इसमें। तो ये हो गया एक तरीके से आपका। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हो जाएगा आपका 6 नंबर, हम देख लेते हैं। 6 नंबर हो जाएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। और फॉरेन कंपटीशन से तो हम मना ही कर दिए थे, पूरी पूरी बाउंड्री सील ही कर दिया गया था 1991 तक। फ्रॉम 1947 टू 1991 तक इंडिया की सारी बाउंड्रीज़ को सील कर दिया गया था। तो ये क्या किया जाने लगा कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया पूरी तरीके से, ताकि वो इंक्रीज़ कर पाएँ और वो फैल पाएँ। और बाकी जो थे हमारे फॉरेन से जो भी चीज़ें आती थी उसमें इंपोर्ट ड्यूटी को बहुत बढ़ा दिया गया। यानी इंपोर्ट ड्यूटी जब हाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया गया। तो इंपोर्ट ड्यूटी हाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर लोग हमारे यहाँ से हम लोग दूसरे देश से सामान वगैरह नहीं खरीद पाएंगे। उसके बाद फिर हमने 7th हमने जो फीचर हमारा था वो था फोकस किया हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इंपोर्ट को ना करके हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दें। यानी जो चीज़ पहले हम इंपोर्ट करते थे उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू अब उसको बना लें अपने ही देश में, इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम पड़े या ना पड़े, ना के बराबर हो जाए। तो ये भी एक तरीके की पॉलिसी उस टाइम बनाई गई ताकि इंपोर्ट को रोका जा सके, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दें, या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करें। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो इसी में हमारा नेक्स्ट हो जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का अलग से एक चैप्टर भी है तो उस पर हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। फिर हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन हमने लगाया, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, यानी जो हमारे पास फॉरेन कैपिटल आता था देश में उस पर भी हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, जैसे जो फॉरेन कैपिटल मतलब आप सुने होंगे एफडीआई वगैरह आपने सुना होगा, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस पर रोक लगा दिया गया था। यानी एफडीआई हम करेंगे नहीं किसी भी हाल में। और इस पर रोक लगाने के लिए हमने एक एक्ट भी बना दिया था उस समय, जो कि इसको रेगुलेट करता था कि लोन्स वगैरह जो है ज़्यादा तरीके से उसमें वो ना हो। जैसे एक एक्ट बनाया गया था फेरा, फेरा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट बना दिया गया था जो रेगुलेट करता था हमारे फॉरेन सेक्टर, ताकि हम फॉरेन से बहुत ज़्यादा अगर कैपिटल को इंपोर्ट या बहुत ज़्यादा फॉरेन कैपिटल को बढ़ावा ना दिया जाए। जो भी चीज़ें रहेंगी वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। 9th हम देख लेते हैं, इसमें सेंट्रलाइज प्लानिंग हमने शुरू कर दिया था। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब होता है कि हमने एक ऐसा प्लान शुरू कर दिया जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं रहेंगे बाहर पे, सारा डिपेंडेंस हमारा अपना ही रहेगा। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या हो गया, तो जो स्टेट्स थे, स्टेट्स में जो कंट्रोवर्सीज होते थे प्लानिंग को लेके कि हम अपना बनाएंगे, उस सारी चीज़ों को जो है कंट्रोवर्सीज को ख़त्म कर दिया गया था। बोला गया कि भैया अब जो है सेंट्रलाइज प्लान बनेगा, यानी सारे कंट्री के लिए सेंट्रल एक प्लान बनेगा और हम सबको उसी प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। यानी आप अपना मनचाहा प्लान नहीं बना सकते, मनचाहा प्लान को फॉलो नहीं करवा सकते। तो दैट वाज वेरी गुड डिसीजन था उस टाइम, क्योंकि अलग अलग प्लान बनाने में, अलग अलग स्टेट्स को प्लान बनाने में, अलग अलग तरीके से डील करने में सारे स्टेट्स को परेशानी भी होती थी। लेकिन जब सेंट्रलाइज प्लान हो गया तो सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो गई। तो ये कुछ हमारा टॉपिक है जिसमें फीचर्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग देख लिया। इसके बाद जो है हमारा अभी टॉपिक बचा हुआ है काफ़ी सारा। इसमें अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे क्या अचीवमेंट्स रहे हैं प्लानिंग के, जो भी हमने प्लानिंग किया उसके क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या फेलियर्स रहे हैं, वो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो है उसको, या नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसको क्लियर कर लेंगे। यहाँ तक मुझे लगता है यहाँ तक का जो सारी चीज़ है ये क्लियर हो गया होगा कि फीचर्स में क्या है। तो मेनली जो है हमारा उस टाइम था, हम लोग पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा ही बढ़ावा देते थे, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अफेक्टेड ना हो, उनको हम बढ़ावा दें। उसके बाद फिर हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ बता रखा है।
तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अवॉइड करेंगे, सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे और बाहर से जो सामान ले रहा है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे कर रखी हैं। तो ये आपका रहा फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ द प्लानिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।